हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं और इस चैप्टर का ये हमारा थर्ड सेशन है। प्रीवियस 2 सेशंस में हम लोगों ने इस चैप्टर में टॉपिक्स वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया है और आज भी हमारी कहानी वेक्टर्स के अराउंड ही घूमने वाली है। और पहला टॉपिक है वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंपोनेंट बनाए थे, एंगल्स की बात की थी, कॉस थीटा, और किस तरीके से आप इस रिजल्टेंट पर पहुंचे थे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, वो इक्वल टू 1 होता है। और साथ में आपने ये भी देखा था कॉस अल्फा का मतलब होता है, अगर मेरे पास सपोज करो वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप है, तो कॉस अल्फा को कैसे डिफाइन करते थे? ए एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा होता है ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस गामा इज जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या तरीका है? रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये बात थी जो हम लोगों ने, मतलब मेन रिजल्ट 3D में हमारा कैलकुलेशन हुआ था। तो आज क्या चीज़ है, एनालिटिकल मेथड क्या होता है कि अगर मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है वेक्टर्स का और मेरे पास उनके एक्स वाई या जेड कंपोनेंट पता हो, तो हाउ विल आई फाइंड द रिजल्टेंट? सबसे पहले हम लोग 2D की बात कर लेते हैं, 2 डायमेंशन में। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको मैंने लिख दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। अब मैं एक और वेक्टर कंसिडर कर लूँगा बी वेक्टर, और उसके भी कंपोनेंट लिख लूँगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ये चीज़ हो गई। मतलब वेक्टर बी या ए को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। 2 कंपोनेंट में हमने इनको तोड़ लिया कि मिलके वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो ए वेक्टर या फिर ए वाला जो मिलके बी वेक्टर वाला इफेक्ट शो होगा। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो व्हाट विल आई डू? वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ पर लिख लिया। अब आपको करना क्या है, जो आई कैप वाले हैं उनको इकट्ठे कर दो और जे कैप वाले अलग से इकट्ठे कर दो। तो जैसे मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आई कैप कॉमन कर दो, यहाँ से जे कैप कॉमन कर दो, तो व्हाट विल आई गेट? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्टेंट निकल कर आ जाता है 2D में। मतलब x वाला x में ऐड होगा या माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू है, और y वाला कंपोनेंट y वाले में प्लस या माइनस हो जाएगा, तो आपका रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इन्होंने इसको फर्दर थोड़ा और बेटर वे में लिख दिया कि x के अलोंग जो रिजल्टेंट है उसको आर एक्स लेट कर लो, और जो y के अलोंग है उसको आर वाई लेट कर लो, कि आर एक्स और आर वाई मिलकर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो वेक्टर आर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कहानी है जो आप लोगों को याद रखनी है। ओके, उसके बाद ये तो हो गया 2D की बात। अगर यही चीज़ 3D में हो तो क्या होगा? बहुत आसान है। 3D में आपका एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज z।
3D में क्या होगा, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट जो है वो चला जाएगा। तो जैसे ए वेक्टर है, ए को आपका क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के। इसी तरीके से बी वेक्टर को क्या लिख लेंगे, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। वही चीज अब एक्स वाले या आई कैप वाले अलग कर लो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं अब ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ये चीज आ गई। और ये क्या हो जाएगा आपका, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। तो ये कहानी है रिजल्टेंट वेक्टर आर की। जब आपके पास 3D मतलब x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है एंड z कंपोनेंट भी है, तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्लस माइनस कर दो तो यू विल गेट द रिजल्टेंट। ये चीज़ है जो आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद अब इसको इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप। एक वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। दो से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, अभी मुझे इनका इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए में क्या है आपका 3i 2j 3k, बी वेक्टर में क्या है माइनस का 4i, तो माइनस 4i हो जाएगा, फिर 3j एंड फिर 4k। अब i को i वालों में कर दो, j को j वालों में और k को k वालों में। 3 में से 4 गया माइनस i कैप, 2j माइनस का है, 3j प्लस का है तो प्लस i j कैप, 3 प्लस 4 दोनों है तो 7k कैप। तो ये निकल कर आ गया रिजल्टेंट। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो i कैप का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, k कैप का कोफिशिएंट 7 उसका स्क्वायर। तो यू विल गेट 1 प्लस 1 प्लस 49 यानी कि √51। और अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो आर वेक्टर के अकॉर्डिंगली तो फॉर्मूला लगा दो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप डिवाइडेड बाय √51। इसको आप लोग बेटर वे में लिख दो। ये आई कंपोनेंट हो गया, ये जे कंपोनेंट हो गया और ये आपका के कंपोनेंट। तो ये आर कैप आ गया। तो बहुत आसान सी चीज़ है, मतलब आप लोग अगर करना चाहो तो इस तरीके से आपका डन होता है। ओके, चलिए अब आप एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आ रही है तो इसको इरेज करते हैं। अब आपका एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b in terms of their magnitude and angle theta between them। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो मुझे इनका रिजल्टेंट r कैलकुलेट करना है। तो हमें दो रूल पता है, या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगेगा या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगेगा, और कोई भी लगा दो, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि दोनों के यहाँ पर टेल कोइंसाइड हो रहे हैं
तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इनका नाम कर दूं और मैं वही नेम यूज़ करूंगा जो हमारी एनसीईआरटी में किए हुए हैं, ताकि जब आप दोबारा करो कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट को पी लेट कर लो, इसको क्यू लेट कर लो। तो सबसे पहले ओ क्यू के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस, इस तरीके से, और ये रिप्रेजेंट कर रही है पी एस को। फिर मैं क्यू को एस के साथ ज्वाइन कर दूंगा, ये हो गया मेरे पास, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो जब मैं ओ और एस को ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा ओ एस, हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना है एस से, और इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसको नाम दिया एन, दिस इज परपेंडिकुलर एस एन। और अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा इस एंगल थीटा के इक्वल होगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 90 का एंगल है, इस एंगल को इन्होंने बी लेट किया हुआ है, बीटा, और इस वाले एंगल को इन्होंने अल्फा लेट कर दिया है। ओके, कहानी खत्म हो गई। एक परपेंडिकुलर और है पी एम, वो हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे पी एम वाला, अगर हमारा बीच में जरूरत पड़ी तो अपन ड्रॉ कर लेंगे, अभी फिलहाल अपन इसी से कहानी को लेके चलते। तो मुझे आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनको हमें यूटिलाइजेशन में लेकर आना है। कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी बात अब आप करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास क्या चीज़ है, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ये हमारे पास तरीका होता है। अब जो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे आप ट्रायंगल देखिए, मेरे पास पी एन एस, ट्रायंगल पी एन एस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पी एन एस ट्रायंगल मुझे यहाँ पे देखनी है, और मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन यूज करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करना चाहूँगा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो एस एन है, और जो पी एस है वो हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू एस एन अपॉन, जो पी एस है वो वेक्टर बी के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अगर मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो या तो मैं अकेला बी लिख सकता हूँ, या फिर बी के साथ एरो लगाकर मुझे दो वर्टिकल बार यानी कि मॉडुलस भी लेना होता है। तो मैं भी सिंपली बी लिख देता हूँ। तो एस एन की जो वैल्यू है वो आ गई बी साइन थीटा। एक तो हमें ये वाली वैल्यू का यूज होगा इस ट्रायंगल में। अब मुझे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है पी एन और हाइपोटेन्यूज अगेन वही है पी एस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस थीटा है पी एन अपॉन पी एस की जो वैल्यू है वो बी है, तो पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा होगा। तो हमने क्या किया है, पी एन और एस एन को, पी एन ये वाला और एस एन ये वाला, इसको हम लोग थीटा और बी की टर्म्स में लेकर आए हैं। इसको मैंने अलग से इसलिए किया क्योंकि तब जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली अपन वहाँ से रिजल्ट उठा लें, मिक्सअप ना हो चीज़ें। अब ज़रा ट्राइंगल ओ एस एन पे चलिए। ओ एस एन पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या होता है मेरे पास,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कौन है? एस एन, तो एस एन का स्क्वायर। बेस कौन है? ओ एन का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ एस का स्क्वायर। अब एस एन तो भी फिलहाल एस एन लिख लेते हैं। जो ओ एन है, ओ से लेकर एन, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओ से लेकर पी और पी से लेकर एन। ओ से लेकर पी और पी से लेकर एन और उसका होल स्क्वायर एंड ओ एस स्क्वायर। अब जरा एक बार आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओ पी मल्टीप्लाई बाय पी एन इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर। एस एन की वैल्यू अगर आप देखोगे तो बी साइन थीटा है, क्योंकि स्क्वायर है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गई। ओपी जो ओ से लेकर पी तक है वो वेक्टर ए है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ए स्क्वायर लिख देंगे। पी एन की वैल्यू बी कोस थीटा है, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 2op, ओ से लेकर पी तक ए है और पी से लेकर एन तक बी कॉस थीटा है, और ओ एस जो है वो हमने आर लेट किया है तो आर का स्क्वायर। तो मतलब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी जो हमने कैलकुलेट की या जो हमने फिगर के अंदर बनाई। अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व, चलो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 20, पहले तो ए स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर, उसके बाद ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, इनको अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab कॉस थीटा सेम टू सेम, 2ab कॉस थीटा सेम टू सेम लिख सकते हैं, लिख दिया। तो वेक्टर आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर रिजल्टेंट आर की बात करनी है तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, और इसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी बोलेंगे जब दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा बन रहा हो, और इस इक्वेशन को हम लोग लॉ ऑफ कोसाइंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस। तो अगर लॉ ऑफ कोसाइंस की बात की जा रही है तो मतलब वो इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है हमारे पास डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम लोगों को क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ किस डायरेक्शन में अलाइन है, जो डेरिवेशन है। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होता है? मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है tan अल्फा, दिस इज tan अल्फा, ठीक है। आपको ये याद ही रखना है क्योंकि बुक में भी tan अल्फा है, तो tan अल्फा ही आपको याद रखना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है आपका SN और बेस है ON। अब SN तो आप SN ही लिखोगे, ON के दो पार्ट्स हो जाएंगे, OP प्लस PN, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो आप लोगों को। SN अगर आपको याद हो जो मैंने यहाँ पे किया था, जिसको इरेज कर दिया अपना ने, या इधर से देख लो, SN है B साइन थीटा, ठीक है, आप लोगों ने नोट किया होगा तो आप देख सकते हो SN अपना ने
बी साइन थीटा लिखा था, तो मैं बी साइन थीटा इसको लिख देता हूँ। ओ पी, ओ से लेकर पी तक ए है, और पी एम जो है वो है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। आई होप यस। तो दिस इज रिजल्ट, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या आई है, ये अल्फा आ गया। अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से आप ये डायरेक्शन वाला मतलब डराइव अगर आता है पेपर में तो आप ऐसे कर सकते हो। याद रखने के लिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, दिस इज कॉस थीटा, ये ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ना इन्होंने इसी एग्जाम्पल के अंदर लॉ ऑफ साइंस भी समझाए हुए हैं, लेकिन उसको करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, तो वो परपेंडिकुलर पहले अपन ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर दूं। तो डेरिवेशन तो ये खत्म हो गया हमारा। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस क्लियर हो गया, ये इक्वेशन होती है। लॉ ऑफ साइंस समझने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट मी ड्रॉ दैट परपेंडिकुलर फर्स्ट, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। और ये भी थोड़ा सा इसको यूँ ये भी ख़त्म कर देंगे। दिस इज रिजल्टेंट आर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज पी। सारी कहानी बाकी तो सेम है, बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। पी, पी से ये एम, जिस पॉइंट को एम लेट कर लो, बुक में एम लेट किया हुआ है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। अब देखो क्या चीज़ है हमारे पास। अब आप देखो ट्राइंगल मैं इधर लिखता हूँ पी एम एस में, पी एम एस में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन बीटा की, किसकी बात करूँ मैं, अगर साइन बीटा की, व्हाट इज साइन बीटा? साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर हो गया आपका पी एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एस। तो यानी कि जो पी एन की वैल्यू है, सॉरी पी एन किधर से आया, ये परपेंडिकुलर पी एम, पी एम, पी एम इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा। और जो पी एस है वो हमारा बी है, बी मैग्नीट्यूड है, बी साइन बीटा। तो पी एम जो है वो क्या आ गया मेरे पास, साइन बीटा आ गया। और इसके साथ आर का साइन थीटा के साथ कोलैबोरेशन। अब आर का साइन, जस्ट सेकेंड, ओके क्लियर हो गया। देखो अब अपन ने पहले तो बेटा पी एम एस ट्रायंगल लिया, अब लेंगे अपन ट्रायंगल पी एम ओ। मैं इधर लिखता हूँ ट्रायंगल पी एम ओ, पी एम ओ। यहाँ पर भी आप निकालोगे साइन अल्फा, एंगल साइन का ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर बीटा था, अब यहाँ पर अल्फा है, क्योंकि ये भी 90 का है। तो परपेंडिकुलर हो गया पी एम, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ओपी। आप ये वाले ट्रायंगल को देखो, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ओ से लेकर पी तक हाइपोटेन्यूज हो गया। यानी कि यहाँ से अगर मैं पी एम कैलकुलेट करूँगा तो ओ पी मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा, और जो ओ पी है, जो हमारा ओ पी है वो ए मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, तो ए साइन अल्फा। तो यानी कि मेरे पास पी एम की दो वैल्यूज आ गई, बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। अब आपको करना क्या है, बी अपॉन साइन अल्फा लिख दो, ए अपॉन साइन बीटा लिख दो। एक तो ये रिलेशन ड्राइव हो गया, ठीक है। अब चलो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आप लोगे ट्रायंगल ओ एस एन, ओ एस एन 90 की ट्रायंगल लेंगे और बड़ा ट्रायंगल लिया।
यहाँ पे आप कैलकुलेट करो पहले साइन अल्फा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लॉ ऑफ साइंस समझा रहा हूँ, तो मतलब सभी एंगल साइन के ही लेने हैं, ये आप दिमाग के अंदर फिट कर लो, ये लॉ ऑफ साइंस की बात हो रही है। तो साइन अल्फा कैसे होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OS। तो SN की वैल्यू हमें नहीं पता, OS की वैल्यू है R, तो SN जो है वो इक्वल आ गया R साइन अल्फा। अब आप ये मत करियो कि SN की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई थी पिछले वाले में तो वो पुट कर दो, वो नहीं करना, SN को SN रहने दो। उसके बाद अब आप ट्रायंगल लोगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और इसमें PNS, इसमें भी निकालोगे आप साइन, लेकिन अब इसमें एंगल क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा निकालो। परपेंडिकुलर SN है और हाइपोटेन्यूज SP है। SN तो कुछ करना नहीं अपन ने, SP जो है वो आपका B का मैग्नीट्यूड हो गया, तो जो SN है वो आ गया B साइन थीटा, SN इज इक्वल टू B साइन थीटा। अब ये भी SN है, ये भी SN है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा। अब क्या करेंगे अपन, साइन थीटा को डिवाइड में ले चलो और इधर साइन अल्फा को डिवाइड में ले चलो, सही है, इसको भी बॉक्स में बता देते हैं अपन। अब आप गौर से देखो, B अपॉन साइन अल्फा और B अपॉन साइन अल्फा दोनों सेम सेम हो गए, तो इट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ये आपस में सारा कुछ इक्वल है, तो मैं क्या लिखता हूं उसको, A अपॉन साइन बीटा B अपॉन साइन अल्फा R अपॉन साइन थीटा। तो जब ऐसा रिलेशन बने तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस, दिस इज लॉ ऑफ साइंस। तो ये चीज़ है आपके पास। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, कि पता कैसे चलेगा कि कैसे A के B आएगा, तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है मुझे तो, है ना, बट यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, कि अब इसको एक ट्रायंगल में आप कैसे यूज़ करोगे, ट्रायंगल में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और ये ट्रायंगल भी बनी रहेगी, क्योंकि इस ट्रायंगल को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला ट्रायंगल उठा लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको O P और S नाम दिया मैंने, ठीक, और ये एंगल है थीटा, ठीक, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा, ठीक। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे ये एक्सटेंड किया तो ये एंगल कितने का बचेगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, और जब आप इसको एक्सटेंड कर दो कैसे, तो ये बचेगा 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, लीनियर पेयर के हिसाब से अपन लिखा। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अब देखते चलो, ये A है, ये B है और ये R है। अब लॉ ऑफ साइन पता है एक्चुअली कहता क्या है आपके सामने, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब उसको एक बार भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि भूलोगे तभी सही रहेगा। R लिखो, R के नीचे साइन, लेकिन कौन सा एंगल लिखना है, R के साथ अल्फा और बीटा नहीं लिखने, इसके अलावा जो एंगल बच गया वो लिखना है, यानी कि थीटा लिखना है। तो आप क्या लिखते हो, साइन थीटा। R के सामने जो एंगल है बाहर की तरफ वो लिखना है साइन थीटा, इज इक्वल टू, फिर A लिख दो, A के सामने एंगल कौन है, A के सामने है बीटा, लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि बाहर वाला एंगल, तो इसके सामने जो एंगल है वो बाहर वाला, बाहर क्या है 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा,
ठीक है, अभी समझते चलो कहानी को। फिर बी की बात करो। बी के सामने कौन सा एंगल है, अल्फा, लेकिन मुझे अल्फा नहीं लिखना, बाहर वाला एंगल लिखना है, साइन 180 माइनस अल्फा। ये तो गड़बड़ हो गया, मेरा तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिल गया है, कैसे? जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। तो आप देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम हमारा बन गया। तो यानी कि जिस साइड की बात आप कर रहे हो, जैसे ए की बात की, तो उसके सामने जो बाहर की तरफ एंगल बना हुआ है उसको कंसिडर करना है। ठीक है, हालांकि बाहर और अंदर की वैल्यू सेम ही आएगी साइन की, लेकिन फिर बीच जो लो है उसके अकॉर्डिंगली बाहर वाला एंगल होता है, लेकिन एंगल्स तो डिफरेंट होंगे। अगर सपोज करो ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा, यही होगा ना। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, लेकिन एज पर द वैल्यूज जो साइन 60 की वैल्यू है वो साइन 120 के इक्वल होती है। इसीलिए हम लोग चाहे ये वाला लिख दें एंगल या ये वाला एंगल लिख दें, आंसर विल रिमेन द सेम। ये कहानी है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी मतलब आपको यूज़ अगर है कि ए पता है, बी पता है, अल्फ़ा बीटा वगैरह पता है, तो 6 चीज़ें हो गई ना, ए का मैग्नीट्यूड, बी का और रिजल्टेंट, एंगल बीटा, एंगल अल्फ़ा और एंगल थीटा। तो 6 में से कोई भी 5 पता है तो 6th वन पता करनी हो तो ये आप इजीली कर सकते हो। कई बार 4 गिवन होती हैं, रिलेशन दिए होते हैं तो पता कर सकते हो। तो रिलेशन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये चीज़ है। लो चलो, ओके अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एक और, मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं तो नॉर्थ, मतलब नॉर्थ एक्चुअली ऐसे है, नॉर्थ ये इधर एक्चुअली पता है क्या चीज़ होती है, नॉर्थ साउथ। जैसे कि ये चीज़ है, ऐसे होता है हमारा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये नॉर्थ है, इधर ये पीछे की तरफ फिर साउथ हो गया, इधर आपका वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट नहीं ईस्ट होगा, इधर ईस्ट हो जाता है और उधर आपका वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ होती है। तो हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं क्योंकि प्लेन अपना ये है, अदरवाइज ऐसे होता है, ऐसे क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर चला गया, ऐसे नहीं होता। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो एक मोटर बोट है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर, इधर जा रही है नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है। और वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन है उसकी ईस्ट ऑफ साउथ। वाटर की जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ में ईस्ट की तरफ, ये साउथ है, ईस्ट इधर है, और कितने का एंगल बनाना है हमें, 60 डिग्री का। तो व्हाट विल आई डू, आई विल डू लाइक दिस। ये 90 का है तो 60 का एंगल ऐसे बनेगा। साउथ डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ जाना है, साउथ ये रहा, साउथ के ईस्ट की तरफ जाना है, कितने का एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये कौन है, ये वाटर है, ये वाटर है और ये आपकी बोट है। ये बोट आप ऐसे लेके जा रहे हो, पानी जो है वो जैसे आप उसको यूं बना सकते हो, आप बोट ऐसे लेके जा रहे हो लाइक दिस, ऐसे सपोज करो उधर नॉर्थ है मान लेते हैं अपा, और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो बोट आपकी ऐसे जा रही है।
लेकिन जो वाटर है वो इस तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लाइक दिस, ऐसे, ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर वाटर भी क्या करेगा, बोट की डायरेक्शन को चेंज करेगा, कि आप तो सीधा जाना चाहते हो, लेकिन वाटर की भी कुछ वेलोसिटी है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इसको मोड़ देगा, लेकिन कुछ इफेक्ट तो रहेगा ना। जब जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, लाइक दैट, ऐसे जा रहे हैं, तो हवा चले बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हम लोगों को भी बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है कि आप सही डायरेक्शन में रहें। अगर आप अपनी फोर्स ना लगाएंगे तो फिर क्या हम लोग सीधे रह पाएंगे? नो। तो यहाँ पे बोट जा रही है तो उसको ये वाली फोर्स एक्सपीरियंस तो होगी ही। तो अब आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ बोट की क्या होगी। अगर पानी रुका हुआ होता फिर तो 25 किलोमीटर पर आवर होती, लेकिन अब वाटर भी फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली 25 नहीं होगी, कितनी होगी वो हमसे पूछा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल ग्राम लॉ वेक्टर लगाएंगे। तो पहले मैं पैरेलल पूरी कर दूं यहाँ पे, लाइक दिस। लो ऐसे हो गई ये हमारी पैरेलल पूरी, पैरेललोग्राम बन गया, सपोज कर लो, ठीक है। और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये वी भी यहाँ पे आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा? ए और बी के बीच का एंगल। अब ए सपोज कर लो आप वाटर को मान रहे हो, तो कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। बी आप सपोज करो बी मान रहे हो, दैट इज 25, तो 25 का स्क्वायर। ए की वैल्यू 10 पुट कर दो, बी की वैल्यू 25 पुट कर दो, cos थीटा। अब देखो हम लोगों को ये एंगल निकालना है, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन, व्हाट इज दिस थीटा? ए और बी के बीच का एंगल। तो मेरा ए ये रहा और बी ये रहा, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 टोटल है, 60 ये चला गया, तो फिर ये कितना बच गया मेरे पास? 120। तो व्हाट विल आई डू? आई विल पुट cos 120 डिग्री कर देंगे पुट अपन इसलिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 इंटू 10 इंटू 2, तो ये आपका 500 हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, माइनस का 1/2 होती है। cos 120 की वैल्यू आप डायरेक्टली दिमाग में रखोगे, माइनस का 1/2 होती है। तो ये आ जाएगा आपका 725, इनको तो आप प्लस कर दोगे, ये 250 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 500 को कटिंग कर देगा, तो यू विल गेट 475। और इसको जो मैं सॉल्व करता हूँ तो अराउंड ये मुझे 22 किलोमीटर आ रहा है, अराउंड 22 किलोमीटर पर आवर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, लेट अस चेक इट, 484 होता है वैसे, चलो 22 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन चलो अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है बुक में आंसर 22 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो बोट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। आप तो 25 दे रहे हो, लेकिन वो रियलिटी से कितने में मूव करेगी? अराउंड समथिंग 22 किलोमीटर पर आवर के आसपास की वेलोसिटी से वो मूव करेगी। अब डायरेक्शन भी सेम थोड़ी रहने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी जब हमसे पूछा है ना उन्होंने, तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बता दिया, अब डायरेक्शन बताना भी है हमें। तो अब आपकी जो बोट है वो ऐसे, मतलब बोट ऐसे थोड़ी जा पाएगी, जब एक फोर्स लग रही है लगातार तो उसकी थोड़ी बहुत ही डायरेक्शन तो इधर उधर होएगी, तो वो भी हमें बताना है कि कितना वो डायरेक्शन चेंज होगा। अब अगर आपको याद हो, डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने tan बीटा निकाला था, तो
tan बीटा, मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख दूँ, b साइन थीटा ओवर a प्लस b कॉस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने का फ़ायदा यही होता है कि आप लोग झट से अप्लाई कर देते हो। अब बीटा क्या था, ये था मेरे पास, अगर आप लोगों को अभी तो खैर कहाँ से आपके दिमाग में पक्का हुआ होगा, ये वेक्टर a था, ये b बनाया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये r था, और ये था अल्फा, बीटा नहीं सॉरी इधर अल्फा था, दिस वाज अल्फा। ठीक है, तो हम tan अल्फा कैलकुलेट कर रहे थे। तो अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और a के बीच का वेक्टर। तो यानी कि रिजल्टेंट ये जो ये आपको दिख रहा है, और ये जो है ये इसके बीच का ये वाला एंगल, इतना एंगल। ठीक है, तो इसको मैं अल्फा ही लेट करूँगा, इसको मैंने अल्फा लेट कर लिया। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, रिजल्टेंट और इसके बीच का वेक्टर। उसके बाद b साइन थीटा, हम लोग b इसको मान रहे हैं तो 25 लिख दो, और साइन थीटा, थीटा क्या था, a और b के बीच एंगल जो कि 120 डिग्री है। उसके बाद a यहाँ पर वाटर की मान रहे हैं अपन वैल्यू a, दैट इज 10, b हो गया 25 कॉस 120, सारी वैल्यूज वही है। a को हमने, जो a है हमारे लिए वो यहाँ पर वाटर की वो है स्पीड लगा लो, वेलोसिटी, और b जो है वो आपकी बोट की है। ठीक है, और थीटा इज 120 डिग्री बिटवीन a एंड b, ऐसे अपन यूज कर लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। अगेन आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, और 10 प्लस 25 कोस 120 की वैल्यू अभी डिस्कस करके हटे हैं, माइनस का 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा आपका 12.5 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू 1.73 होती है, और ये हो जाएगा आपका 12.5 1.73 ओवर माइनस का 2.5। तो माइनस का 2.5 का मतलब ये होगा कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जब tan या किसी भी एंगल की वैल्यू नेगेटिव आए तो उसका मतलब है वो डायरेक्शन हमारी क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है। अगर एंगल आपका पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली आपकी कहानी हो रही है, और अगर एंगल आपका नेगेटिव आ जाए तो मतलब आप क्लॉकवाइज की बात कर रहे हो, तो मतलब दिस एंगल विल बी लाइक दिस, ऐसे वो बता रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर पॉजिटिव आता तो वो इस डायरेक्शन में बता दे, सॉरी अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो ऐसे बता रहा है, अगर नेगेटिव है तो फिर वो ऐसे जाएगा। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्लॉकवाइज है, तो जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज बताते हैं तो नेगेटिव होता है बाय कन्वेंशन, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो यू विल टॉक अबाउट थीटा विल बी पॉजिटिव। तो अभी मेरा नेगेटिव आया तो मतलब एंगल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, और मैं इसको सॉल्व करके आपको जो भी मतलब वैल्यूज बनेगी वो सारा जो आंसर है वो 23.4 आ रहा है इसका। भाई इसकी तो वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू ने दी हुई एक्चुअली में कैलकुलेशन है जो भी बटेवर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने साइन वगैरह में किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ 23.5 समथिंग 23.4 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा वो, ऊपर से लेकर नीचे। ठीक है, चलो आंसर तो वेरीफाई कर लेंगे आपका, मैं वेरीफाई बाद में करूँगा, पर तरीका फिलहाल आप लोग दिमाग में रखो, ये आपका मेथड है, ऐसे आपने इसको समझना है और इसको ऐसे ही करना है। ओके, नहीं, इनका जो एंगल है ना, इनका जो एंगल है 5, लेट मी टेल यू, इन्होंने जो एंगल निकाला हुआ है ना वो निकाला उन्होंने ये वाला एंगल। ओके, रहने अपना एंगल तो डिफरेंट आएगा भाई, डिफरेंट आएगा एंगल, ठीक है ना। इन्होंने जो एग्जाम्पल में जो एंगल निकाला हुआ वो ये निकाला हुआ है, रिजल्टेंट का एंगल इन्होंने वाटर के साथ नहीं निकाला हुआ, इन्होंने बोट के साथ निकाला हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए उनका एंगल अलग आएगा और हमारा एंगल अलग आएगा, क्योंकि अपना कौन सा निकाल रहे हैं, अपन ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, तो ये फ़र्क है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी निकाल दो, डायरेक्शन है वो। तो अगर आप इसके साथ निकालोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिख दोगे, और अगर इसके साथ निकालोगे तो विद रिस्पेक्ट टू बोट लिख दोगे, यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ। तो ये चीज़ है आपके पास। वो तो एंगल जब आप बनाओगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है आप लोगों की। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली क्या चीज़ है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लैरिटी होएगी। शायद इस पार्ट में आपको थोड़ा डाउट हो गया होगा क्योंकि चीज़ थोड़ी सी उलझ गई, लेकिन मैं आपको किसी क्लियर करना चाहूँगा कि आप चीज़ स्पेसिफाई रखो दिमाग में। हमने ये वाला एंगल निकाला है अल्फ़ा, बुक में ये वाला एंगल निकाला है, ठीक है ना। तो ये अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर तो आप समझ लोगे, अदरवाइज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।